दोस्तों, एक 35 साल की बेहद खूबसूरत करोड़पति महिला गोरी चिट्टी गहनों से लदी हुई सज संवर के ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई 20-22 साल की लड़की हो। वह अपने बॉयफ्रेंड के यानी कि एक लड़के की बाहों में खोई हुई थी। तभी वह लड़का कहता है, भाभी जी अगर आप मुझसे जुदा हो गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, जवाब में वह औरत कहती है कि मेरी भी यही हाल है, अगर तुम मुझसे जुदा हो गए तो मैं भी मर जाऊंगी। वो कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। लाइट बंद हो जाती है दोस्तों। तो कुछ लोगों को अपनी खूबसूरत बीवी के ऊपर बहुत ज्यादा नाज होता है और कुछ नाच करने लायक भी होती है, लेकिन कुछ अपने पति के नाच का कारण भी बनती है, विनाश का कारण भी बनती है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर की। 4 नवंबर का दिन था, सुबह के 6 बज रहे थे। एक युवक मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, तभी एक कार की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे की वजह से उसका कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सामने खंबे से टकरा जाती है। उसका टायर फट जाता है, जोरदार धमाका होता है, जोरदार आवाज आती है। उसके बाद वह कार आगे नहीं जा पाती। दोस्तों, अब कार आगे नहीं जा पाती। उसका जो ड्राइवर होता है वह घबरा जाता है, वह गाड़ी से उतर जाता है। दोस्तों, जो इको कार का ड्राइवर होता है वह वहां से वैगनार कार में लिफ्ट लेकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, शव को कब्जे में लेती है। उसके बाद शव की शिनाख्त होती है। दोस्तों, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है क्योंकि वह कोई मामूली आदमी नहीं था। कानपुर शहर का एक जाना माना आदमी था जिसका नाम राजेश गौतम होता है। राजेश गौतम एक पेशे से अध्यापक होता है, लेकिन उसकी कुल संपत्ति 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच में बताई जाती है। यह क्योंकि उनके पास बहुत सारी पुश्तैनी जमीन थी और इस पुश्तैनी जमीन की बहुत ज्यादा कीमत होती है। कानपुर एक महंगा शहर है। ऐसे महंगे शहर में उनके पास 45 से 50 करोड़ रुपए की जमीन थी। अब दोस्तों, शव की शिनाख्त हो जाती है। जो पुलिस वाले होते हैं उसके घर वालों को कॉल करते हैं। उसके और दो भाई रहते हैं, वह मौके पर पहुंचते हैं अपने बच्चों के साथ। सारे लोग कानपुर में अलग अलग जगह पर रहते थे। सब भाई में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था, सब में भाईचारा था, प्यार था, मोहब्बत था। लेकिन सबकी निगाहें जो है वह राजेश गौतम की जो वाइफ होती है उर्मिला और पिंकी, उन पर जम जाती है। एक खूबसूरत महिला थी, इस उम्र में वह विधवा हो जाती है, दहाड़े मार मार कर रोती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी जो कुछ महिलाएं होती हैं उसके आंसू पहुंचती है, उसे हिम्मत दिलाती हैं और जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दोस्तों, पुलिस वाले इसे रोड एक्सीडेंट की फाइल बनाते हैं और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन जो राजेश गौतम के भाई थे उन्होंने जो है वह शिकायत दर्ज कराई थी कि यह एक साजिश है और मेरे भाई की साजिश के तहत हत्या की गई है। यह रोड एक्सीडेंट नहीं है। दोस्तों, वो लोग भी अमीर होते हैं, बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान होती है। लिहाजा उन्होंने जब पुलिस वालों पर दबाव बनाया, उसके बाद पुलिस वाले होते हैं वह इसकी फाइल को दोबारा ओपन कर देते हैं और 4 नवंबर के दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। 26 नवंबर के दिन आती है और रिपोर्ट आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। लोग यही सोचते हैं कि यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, पुलिस की जो थ्योरी के अनुसार यह जो एक्सीडेंट था वह एक प्लान किया हुआ मर्डर था। इसमें 4 लोग शामिल होते हैं। वह 4 लोग कौन थे? पुलिस वालों ने इसे मीडिया में बताया कि राजेश गौतम और उर्मिला की शादी 2012 में काफी धूमधाम तरीके से हुई थी। उर्मिला बहुत स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जो राजेश होता है वह एक सांवला सा होता है, सामान्य सा दिखता है। उर्मिला और राजेश गौतम कहीं से भी मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन राजेश के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, सरकारी नौकरी थी, शहर में रुतबा था, नाम सम्मान था, सब कुछ था। इसलिए पिंकी को हर वह सुख सुविधा प्राप्त हो रही थी जो लग्जरी लाइफ जीने के लिए काफी थी। लेकिन इन सबके बावजूद जो उर्मिला थी उसे अपने पति राजेश से शायद तन और मन का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। और इनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन जो असली कहानी होती है वह शुरू होती है 2021 से। 2021 में दरअसल राजेश गौतम को अपने मकान में कुछ काम करवाना था। इसके लिए वह एक कुशल कारीगर की उसको जरूरत थी। कुशल राजमिस्त्री की एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शैलेंद्र सोनकर। वह एक राजमिस्त्री था। वह आता है, राजमिस्त्री गौतम से मिलता है और राजेश गौतम से उससे अपना घर का सारा काम समझा देता है और ऐसे ऐसे करना है वह हामी भरता है और काम शुरू कर देता है। इसी बीच में शैलेंद्र सोनकर जो होता है वो राजमिस्त्री होता है और वो देखता है कि राजेश गौतम और पिंकी के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता है और पिंकी पर नजर डालता है। खूबसूरत थी, पतला सा बदन था, गोरी चिट्टी थी, उसे उसके ऊपर हमदर्दी आ जाती है। बीच बचाव में जब झगड़ा काफी बढ़ जाया करता था तो कभी कभी वह शैलेंद्र जो होता है बीच में बोल दिया करता था। राजेश को ही बोलता था कि भैया आप भाभी को इतना क्यों बोलते हो, इतना क्यों डांटते हो, वह सारा दिन काम करती है, चाय बनाती है,
दिन भर बिजी रहती हैं, इतना दिमाग लगाती हैं और आप इनको बोलते रहते हो। दोस्तों शैलेंद्र का इस तरीके से इनके बीच में बोलना पिंकी को कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है। वह सोचती है कि मेरा हमदर्द है, तो उसे अपना दुख सुख बांटने के लिए हमदर्द बना मिल जाता है और इस तरीके से वह काफी बातें करने लगते हैं। एक दिन उसके कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगती है। दोस्तों इसी बीच में दोनों कब एक दूसरे के गले लग जाते हैं पता नहीं चलता। शैलेंद्र जो होता है वह पिंकी के आंसू तो पोंछ देता है, लेकिन इस गले लगने की वजह से जो उसके दिल में, जो उन दोनों के दिल में तूफान उठता है, वह उनके जिस्म को झकझोर कर रख देता है। पिंकी जो है शैलेंद्र सोनकर के साथ नाजायज रिश्ता बना लेती है। उसके बाद दोस्तों उसको वह हर चीज मिल जाती है जिसकी उसको तलाश थी, उसे तलाश थी और उसे मिल जाता है शैलेंद्र सोनकर से। दोस्तों यह जो सिलसिला था इस तरीके से शुरू हुआ था कि लगातार चलता रहता है। अब क्योंकि जो राजेश गौतम था वह एक अध्यापक होता है, उसका आने जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम फिक्स था और जाने का टाइम फिक्स था। उसके अलावा वह एक सम्मानित आदमी था, उसका शहर में आना जाना लगा रहता था, शादी समारोह और कई कार्यक्रम फंक्शन में इस तरीके से उसका रात में आना जाना रहता था। कभी कभी अकेले आता जाता था। तो पिंकी की थी वह उसके पीठ पीछे शैलेंद्र को बुला लिया करती थी और दोनों अय्याशी करते थे। उसके बाद जब यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, उसके जो आसपास के पड़ोस के लोग थे, राजेश गौतम को जरा से भी भनक नहीं लग रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि राजेश भाई तुम्हारे घर में जो राजमिस्त्री है तुम्हारा कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। ऐसा कौन सा काम है कि आए दिन रात को भी काम करता है, शाम को भी काम करता है, सुबह सुबह उसका कुछ अता पता नहीं रहता, कब आता है कब जाता है। तो राजेश को यह बात पता चलती है ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे घर में दिन दिन में होता है, रात में कौन सा काम होता है। जो राजेश होता है वह उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देता है और एक दिन दोनों एक दूसरे की बाहों में भरे हुए थे, कस्में खा रहे थे जीने मरने की। तभी राजेश गौतम जो होता है वहां पहुंच जाता है, वह उनको रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वह उन दोनों को काफी समझाता है, पिंकी को समझाता है, क्योंकि उसे अपने मान सम्मान का डर था, उसके शहर में काफी नाम होता है। सोचता है कि ऐसे कुछ भी बात अगर बाहर चली जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। जो उर्मिला को इस तरीके से समझाता है और शैलेंद्र को भी समझाता है और जो शैलेंद्र होता है उसका हिसाब किताब कर देता है, उसका पूरा पैसा उसको पकड़ा देता है और बोलता है कि आज के बाद तुम इस घर में दिखाई मत देना। लेकिन दोस्तों इनका भूत कहाँ उतरने वाला था, पिंकी और शैलेंद्र की यह हरकत जारी रहती है। इसलिए जो राजेश होता है वह पिंकी पर कड़ाई करने लगता है। उसके बाद कड़ाई से तंग आकर जो पिंकी और शैलेंद्र जो होते हैं वह दोनों प्लान बनाते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसी क्रम में शैलेंद्र एक दिन उसको जहर ला के देता है, वह उसे खाने में मिलाकर राजेश गौतम को दे देती है। राजेश गौतम की हालत खराब हो जाती है, वह अस्पताल में जाता है लेकिन खुशकिस्मत से वह बच जाता है। जहर शायद इतना पावरफुल नहीं था तो उसके बाद उसकी जान बच जाती है। उसके बाद ये दोनों दूसरा प्लान बनाते हैं आते हैं तो इसके अंतर्गत जो शैलेंद्र होता है उसका एक जानकार होता है, उसके पास इको गाड़ी होती है, उसको वह 4 लाख रुपए देता है और राजेश को मारने के लिए वह बोलता है जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेगा, क्योंकि उसके रूटीन में शामिल था। राजेश गौतम था वह पर डे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। उसे बोला गया था कि जब ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेगा तो तुम अपनी इको गाड़ी से आना और उसको उड़ाकर निकल जाना। कुछ दूरी पर शैलेंद्र श्रीलंका जो है अपने भाई विकास श्रीलंका के साथ जब है गाड़ी में बैठकर यह सब देख रहा था, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, कुछ ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। वह उसके बाद पिंकी को कॉल करता है, एक्सीडेंट होने के बाद हमारा काम हो गया है, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। दोस्तों प्लान बहुत सीधा साधा बनाया था लेकिन इसमें गड़बड़ी तब आ जाती है जब इको कार अपना बैलेंस खो देती है और जाकर एक खंबे से टकरा जाती है। उसके बाद जो उसका ड्राइवर था सुमित कठेरिया वह घबरा जाता है और गाड़ी से उतरता है और दोनों वह सब बैठ के देख रहे थे, विकास और शैलेंद्र सुनकर एक दूसरी गाड़ी वैगनर गाड़ी लेकर आते हैं, वह उसको बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों राजेश गौतम के मरने के बाद जो पिंकी और शैलेंद्र का प्लान था वह यह था कि राजेश के नाम पर 1.5 करोड़ के 2 LIC बीमा होती है, उसके मरते ही 3 करोड़ पिंकी को मिल जाते। उसके बाद जो उसकी सरकारी नौकरी थी वह भी पिंकी को मिल जाती। उसके बाद जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी थी 40 से 50 करोड़ का वह पिंकी के नाम हो जाती और दोनों यह दोनों का यही प्लान था। जब यह सब हो जाएगा तो हम उसके बाद हम शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी ऐसे जिएंगे। इसके बाद वह उसने अपने दोनों बच्चों के बारे में नहीं सोचा, समाज के बारे में नहीं सोचा, इंसानियत के बारे में नहीं सोचा, ऊपर वाले के बारे में नहीं सोचा कि वह यह सब देख रहा है, यह बिल्कुल भी नहीं सोचा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस कहानी में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल जो पुलिस वाले होते हैं वह शैलेंद्र और पिंकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।